इस तरीके से स्टिंग होता है, वो पेन रख के ले जाते हैं, बटन में होता है, सच में ये चीजें होती हैं। इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी आती है। इन्वेस्टिगेशन जो कॉर्पोरेट्स में है, आप सीनियर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जूनियर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, तो जनरली हम अंडरकवर ऑपरेशन माउंट करते हैं इसके लिए। तो क्या ये सिर्फ एमएनसीज के लिए है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी अपने यहाँ पे ऐसे जो मिनिस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े पीएसयूज हैं वो भी ये सब करते हैं? हाँ, हम पीएसयूज के लिए जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें हम उनकी कई बार हेल्प करते हैं। कई बार ये लड़कियां फायदा भी उठाती हैं इन चीजों का, क्योंकि जो हमारे लॉज है टुवर्ड्स वुमेन मोर स्ट्रांग है। तो ऐसा देख सकते हैं, जनरली क्या होता है कि जो पावर में पर्सन है तो उसके ऊपर बड़ा आराम से हम कह सकते हैं कि उसने ऐसा कुछ कहा होगा या किया होगा, लेकिन ये होता भी है ऐसा, ठीक है। जनरली बहुत सारी लड़कियां नहीं बोल पाती हैं, वो कहती हैं अपने काम से काम रखेंगे, अदरवाइज इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी जॉब चलेगी। हमारी जॉब। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉय और बॉस का कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। एज अ फीमेल आई मास्क कि उसके पर्सनल एलिगेशंस लगा दिया जाता है, और जनरली देखा जाता है कि लड़की जब जॉब कर रही होती है कहीं ना कहीं उसके साथ कभी ना कभी मिसबिहेव जरूर हुआ होता है। देखिए, अगर किसी लड़की के साथ किसी लड़की का अफेयर है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसके बाद दोनों के बीच में संबंध बनता है और बाद में वो शादी नहीं करता, तो कानून ये कहता है कि आप रेप का केस लगा सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? जी जी, आजकल ज्यादा बढ़ गए या पहले से ही थे? मुझे ऐसा लगता है कि 29 साल पहले मैंने कैरियर शुरू किया था। जो मेरा फर्स्ट केस था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। पहले पता नहीं चलता था लोगों को, लेकिन अब पता चल जाता है। अब मोबाइल से सबका पता चल जाता है, कौन कहाँ पे है, लोकेशंस लोगों की पता चल जाती हैं, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की। भाई इसका अफेयर है इसलिए इस लड़के को डाइवोर्स चाहिए। ऐसे केसेस में क्या कोर्ट एलिमनी लेने से लड़की को स्टॉप कर सकता है? अगर लड़का अपनी वाइफ के बारे में ये साबित कर दे कि इसका कोई अफेयर चल रहा है तो उसको एलिमनी देने की जरूरत है नहीं। आप हमें बताते जाओ कि साइबर फ्रॉड कैसे पकड़ा जा सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। यहाँ पे आपने हमेशा अनफिल्टर्ड स्टोरीज देखी हैं। पहले वाले एपिसोड में भी आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरीके से हम अनफिल्टर्ड स्टोरीज यहाँ बैठ के करते हैं। लेकिन आज जो हमारे जो गेस्ट है ना, उनसे तो मुझे भी डर लग रहा है, ऑनेस्टली बता दूं, क्योंकि वो है एक डिटेक्टिव। पता है आपको डिटेक्टिव के क्या क्या काम होते हैं? मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, जब मैंने इनकी वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि ये हमारे शो पे भी ज़रूर आने चाहिए। और आज मैं वेलकम करूँगी राहुल राय गुप्ता जी को। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए और अपनी ऑडियंस से जोड़ने के लिए। बिल्कुल, और हमें बहुत अच्छा लगा है कि आज आप आए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है हर इंसान तक पहुंचनी ज़रूरी है। जी जी जी। आपकी एक एजेंसी है डिटेक्टिव गुरु के नाम से। जी, क्या करते हैं आप उस एजेंसी के? हम लोगों की हेल्प करते हैं, समाज सेवा करते हैं, सोशल वर्क करते हैं और देश के लिए बेहतरीन काम करते हैं। कई बार जो पुलिस नहीं कर पाती, जो हमारी जो सिविक एजेंसीज़ हैं, सरकारी एजेंसीज़ हैं, वो नहीं कर पाती, तो हम कोशिश करते हैं कि समाज के उन लोगों के लिए काम करें जहाँ पे पुलिस साथ नहीं दे सकती। कुछ सिविल केसेस होते हैं, कुछ पर्सनल केसेस होते हैं, यहाँ पे कोई गुनाह नहीं हुआ होता बट फिर भी लोग विक्टिम होते हैं, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो देखिए, एजेंसी है इनकी, लेकिन ये बता रहे हैं कि समाज सेवक हैं, सोशल काम करते हैं, तो क्या ये सब आप फ्री में करते हैं? नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं करते। इसीलिए एनजीओ नहीं रखा हमने अपनी एजेंसी का नाम, इसीलिए डिटेक्टिव है। और जाहिर सी बात है कि हम जब कोई भी काम करते हैं, डिटेक्शन कोई भी करते हैं, किसी भी केस की फील्ड में काम करते हैं, तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारा उसमें होमवर्क करना पड़ता है और टीम्स लगानी पड़ती हैं, अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सोर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जो बेनिफिशियर होता है, क्लाइंट होता है, वही पे करता है। पे फॉर इट। कि किस तरीके के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं और आप किन लोगों को हेल्प करते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि मेरे को बड़ा डर लग रहा है, तो जनरली लोग मिसकॉन्सेप्शन है हमारे बारे में कि डिटेक्टिव पता नहीं क्या होते हैं और पता नहीं क्या करेंगे,
हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपके पॉडकास्ट से के माध्यम से मैं आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि डिटेक्टिव भी आम इंसान होते हैं और जैसे कि कोई भी प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, जैसे इंजीनियर का प्रोफेशन है, जैसे लॉयर का प्रोफेशन है, ऐसे ही ये हमारा प्रोफेशन है और हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे पाएँ, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर पाएँ। यहाँ पे उसको कहीं पे जस्टिस नहीं मिल पा रहा तो हम उसके लिए सबूत तो क्या ये इकट्ठा लीगल करें। है? आप किसी को के पीछे हैं, आप उसका पीछा कर रहे हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, इज इट लीगल? हमारे इंडिया में जो लॉ है डिटेक्टिव के बारे में वो अभी कोई ऐसा बना नहीं है। अच्छा। ना तो हम ये हैं कि इनलीगल काम कर रहे हैं, ना हम लीगल काम कर रहे हैं, तो ग्रे शेड में आता है हमारा काम। तो हमें दूसरे जो लॉ हैं, जैसे प्राइवेसी एक्ट एक बना हुआ है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि जो हम काम कर रहे हैं तो प्राइवेसी एक्ट को हम कहीं ना कहीं ब्रेक ना करें। तो जैसे आपने ऑफ द लाइन हम अभी बात कर रहे थे, तो डिटेक्टिव का काम क्या है? इंफॉर्मेशन जुटाना। और हम एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन जुटाते हैं जो कि विक्टिम होती है, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकती है। तो उसके लिए जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये रहता है कि हम ये इंश्योर करें कि जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है वो सही प्रॉब्लम लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो कॉर्पोरेट केसेस होते हैं उसमें जनरली एम्प्लॉयज़ के ऊपर चेक रखा जाता होगा, और जिस तरीके से फ्रॉड्स, एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड्स हो रहे हैं, मनी फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को चेक करते हैं, राइट? जी, इसमें एम्प्लॉयज़ का तो एक पार्ट है। हाँ। इसमें ड्यू डिलिजेंस भी है। yes. इसमें फ्रॉड के केसेस भी हैं कि किसी को एजेंसी दे दी, उसके बाद वो चला गया। जैसे आजकल आपको आप देखते हो कि आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो एक डीलर आपको 50,000 रुपये डिस्काउंट देता है, दूसरा डीलर आपको 1 लाख रुपये डिस्काउंट देता है। तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों है? हाँ। ठीक है, तो जब जो कंपनी होती है वो सबको बराबर मौका देती है कि क्योंकि इंडिया में आप कहीं से भी गाड़ी खरीद सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से ही खरीदनी है, या एक पर्टिकुलर आप अगर दिल्ली वाले हरियाणा से खरीद सकते हैं। हाँ, दिल्ली वाले कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन दिल्ली में करा लेंगे क्योंकि उनका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड होगा वो दिल्ली का होगा। तो आप हरियाणा से गाड़ी खरीद के दिल्ली में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार आपको डील अच्छी मिल जाती है। तो कंपनीज इसको हम मिस्ट्री शॉपिंग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो मिस्ट्री शॉपिंग कराती हैं कि कौन डीलर उनके नियम तोड़ रहा है, क्योंकि वो डीलर को एक, जैसे मान लो कि 2 लाख रुपया गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट देना है उन्होंने, कोई 20 लाख की गाड़ी है तो कंपनी ने उनको दिया कि 2 लाख तक आप डिस्काउंट दे सकते हो और 1 लाख रुपया उनको बेनिफिट मिलेगा उसका, जो उनका मार्जिन होगा, एजेंसी का मार्जिन होगा। अब कई बार एजेंसी अपना सेल बढ़ाने के लिए अपने मार्जिन में से भी कुछ फायदा क्लाइंट को दे देती है, 1 लाख रुपया उसका भी 50% उसमें से भी कुछ पैसा दे देती ठीक है ताकि उनकी सेल ज़्यादा बढ़ जाए और कंपनी से उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो बेनिफिट लेने के चक्कर में वो ज़्यादा डिस्काउंट देती है, लेकिन वो कंपनी के साथ कहीं ना कहीं नियम तोड़ देती है। उससे क्या हो जाता है कि लोग तो उसके पास आते हैं लेकिन दूसरे डीलर इसका ऐतराज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अगर आ जाता आप है। ये फाइंड आउट कर लें कि अगर सपोज 2 कंपनीज हैं, एक ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, तो आप अगर वो डिटेल्स निकाल लें तो उसके ऊपर केस हो सकता है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? केस हो सकता है, उनकी एजेंसी कैंसिल हो सकती है। अच्छा। जो कंपनी है उनको नोटिस दे सकती है, उनके ऊपर जुर्माना करती है कंपनी। और कई बार अगर 2-3 बार ऐसे हो गया तो उनका लाइसेंस या उनका जो डीलरशिप है वो कैंसिल भी कर देती है। ऐसा कोई एग्जांपल जो आपने किया हो किसी कंपनी के साथ, कोई भी कॉर्पोरेट जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा। अभी हाल ही में हमने एक किया था, कोई 9.5 लाख रुपए की गाड़ी थी। तो हमें पता चला कि उसकी कंप्लेंट मिल रही थी एक पर्टिकुलर डीलरशिप की कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि डिस्काउंट ज़्यादा दिया जा रहा है। और कई बार ऐसा भी है कि क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसमें डिस्काउंट के नाम पे। और चीज़ें डिस्काउंट तो दे देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो डीलर हैं वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी काफ़ी बेच देते हैं। कभी कुछ बेच देते हैं, कभी कुछ बेच देते हैं। वो ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। फ्री उसके चार्जेस भी होते हैं कई बार। अच्छा। बाजार में जो चीज़ 500 रुपए की मिलती है तो वो हो सकता है 2,000 रुपए की दे दे। कैंसिल हुआ तो पता नहीं, हमने तो अपनी रिपोर्ट दे दी। हमने जनरली हमारा काम क्या होता है कि
हम डोकाई कस्टमर बन के जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। और हमारी टीम होती है, डोकाई कस्टमर बन के गई, डील किया उनके साथ। जैसे ही उन्होंने डील डन की कि हाँ हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, वो हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया, स्टिंग किया, उसका स्टिंग करके कंपनी को भेज दिया। किस तरीके से स्टिंग होता है? क्या वो कहा जाता है वो पेन रख के ले जाते हैं, बटन में होता है, सच में ये चीजें होती हैं? इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे हो चुकी है। बहुत पुराना हो चुका है पेन तो, बदनाम हो गया कह सकते हैं। अच्छा। सभी को पता है कि अगर मैंने यहाँ पे पेन लगाया होगा तो लोग जो है कोई बात नहीं करेगा। तो उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है चीज़ों की, जहाँ पे सामने वाले को नहीं पता चलता कि क्या क्या चीज़ें हैं वो। मतलब वो जो शर्ट बटन्स में कहा जाता है, उसके अलावा भी कुछ है? बटन भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे रिवील नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। तो क्योंकि मैं रिवील कर दूंगा तो फिर वो भी आम हो जाएंगी चीज़ें, है ना। आपका भी कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। नहीं, कंपटीशन नहीं, मतलब उसमें ये है कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अभी वो मार्केट में बहुत कम मिलती हैं। तो ये सब इंडिया में अवेलेबल है या आपको बाहर से लाना पड़ता है, चाइना से ही लाना पड़ता है? चाइनीज़ आइटम बहुत हैं, चाइनीज़ आइटम बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब आप एक स्टिंग ऑपरेशन करने गए, आपने बहुत मेहनत की, बहुत होमवर्क किया उसके ऊपर, और चाइनीज़ आइटम लगा के आप चले गए तो पता चले जी उसने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ, ठीक है ना, तो आपका मिशन फेल हो गया, आपका वो सारी एक्सरसाइज फेल हो गई। तो चाइनीज़ आइटम पे जो डिटेक्टिव लोग हैं वो जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो या तो अमेरिकन होते हैं या इजरायली इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इजरायली और अमेरिकन इक्विपमेंट के ज़रिए उनकी हमें 100% श्योरिटी होती है कि अगर हमने लगा लिया वो तो वो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, वो फेल नहीं होगा, क्योंकि उसके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता उसको। जब आप इन इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं तो इसकी भी कोई प्रोसीडिंग होती है कि आपको अलाउड है या नहीं अलाउड? नहीं, अलाउड है, आप भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनी इंडिविजुअल हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, उसमें आप स्पाई गैजेट्स मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम हम भी जाते हैं तो हमें कोई चीज़ अगर मिल जाती है, जैसे हांगकांग गए या कुछ है, अब हम थाईलैंड गए, वहाँ पे मतलब मार्केट्स में आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे भी मिल जाते हैं, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉर्पोरेट एस्पोनेज, जी, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में आप कुछ बताओ, व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज, बिकॉज इसका फ़ायदा बहुत ऐसे जो अपर मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उसका बहुत फ़ायदा उठाती हैं। जी। ऐसा क्या? तो जनरली क्या होता है कि हम इसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ले सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो कॉर्पोरेट्स में है, आप सीनियर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जूनियर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है। तो जनरली हम अंडरकवर ऑपरेशन माउंट करते हैं इसके लिए। अंडरकवर ऑपरेशन में क्या होता है कि हम अपना एक जो अंडरकवर एजेंट है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है, फील्ड एजेंट होता है, उसको हम किसी न किसी पोस्ट पे वहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा। तो पोस्ट में लगाने के बाद वो उस एरिया में रहता है और वहाँ पे जो उसको काम दिया होता है वो काम करता है, और काम करते करते वो अपने आँख और कान खुले रखता है, जो देखता है, जो सुनता है, वो हमें रिपोर्ट करता है वो। ओके। तो जब रिपोर्ट करता है उसमें से जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम नोट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम उसको गाइड करते हैं कि और क्या करना है उसको। तो 2-3 महीने तक वो ऑपरेशन चलता है और सारी चीज़ें उनको एज अ जॉब वहाँ पे पहले हायर करवाया जाता है। हाँ, पहले हायर कर, तो वो पूरा होमवर्क होता है, पूरा तसल्ली से काम किया जाता है, और पूरा होमवर्क करके जब सेटल हो जाता है सारा कुछ, तब जा कर के हम इंक्वायरी शुरू करते हैं। तो क्या ये सिर्फ MNCs के लिए है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी अपने यहाँ पे ऐसे जो मिनिस्ट्रीज हैं या बड़े बड़े PSUs हैं, वो भी ये सब करते हैं? उनका तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि वो करते हैं नहीं करते। हाँ, हम PSUs के लिए जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें हम उनकी कई बार हेल्प करते हैं, जैसे लेबर कोर्ट केसेस होते हैं। कोई कर्मचारी वहाँ पे छोड़ के चला गया और वो सालों से बाहर है और उसने लेबर कोर्ट में केस किया हुआ है, और वहाँ पे वो कंपनसेशन की डिमांड करता है कि मेरे को इतने लाख रुपया कंपनसेशन दे दिया जाए, 20 साल से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, 10 साल से जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें मैनेजमेंट हमारे पास आती है, तो हम उसका पता लगाते हैं कि वो अभी कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या सैलरी ले रहा है, उसके प्रूफ क्या है। तो वो हमें कोर्ट में उसका गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रूव करना होता है, जिससे कि जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, उसको राहत मिल जाती है, कंपनसेशन नहीं देना पड़ता बेसिकली। MNCs वगैरह तो करती होंगी, MNC करती हैं, PSU भी करती है,
गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी करते हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने काम किया था, तो वहाँ पे भी मतलब केस तो कहीं पे भी हो सकता है। लेबर कोर्ट केस तो कहीं, एम्प्लॉय तो कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है कि मेरे को निकाल दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे को वैसा कर दिया, मेरे बैक वेजेस नहीं दे रहे हैं। तो ये केसेस तो लाखों भरे पड़े हैं कोर्ट्स के अंदर और पेंडिंग पड़े हैं, चलते रहते हैं ये। इसी तरीके से कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉय और बॉस का कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। एज अ फीमेल आई एम आस्किंग जी जी कि उसके पर्सनल एलिगेशंस लगा दिया जाता है। और जनरली देखा जाता है कि लड़की जब जॉब कर रही होती है, कहीं ना कहीं उसके साथ कभी ना कभी मिसबिहेव ज़रूर हुआ होता है, कभी ना कभी उसका जो बॉस है उसने उसको अप्रोच भी किया होता है, कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन के लिए भी करा होता है। इस तरीके के काफ़ी केसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में कभी आपको मौका मिला है कि आपने कभी कोई अपना जो डिटेक्टिव गुरु है ऐसे केसेस में लगाया हो, बट वो रिपोर्ट्स के लिए जो कंपनीज हैं वो कैसे उसको मैनेज करती हैं, क्योंकि उनकी तो रेपुटेशन पे आ जाती है। बेसिकली क्या है कि जितने भी MNCs हैं जनरली उनके वहाँ पे एक पॉश कमेटी बनी होती है। विशाखा गाइडलाइंस कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा। तो उसके बाद एक पॉश कमेटी का गठन होता है वहाँ पे। तो उसकी जो चेयरपर्सन होती है कोई महिला ही हो सकती है। और वो हेड करती है उसको, और जनरली HR डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उसमें। तो अगर कोई ऐसा एलिगेशन किसी एम्प्लॉय पे लगता है तो पहले वो खुद से जांच करते हैं, जो उनको जांच करनी होती है, उसके बयान दर्ज करने होते हैं, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा उससे बात करनी होती है, सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं, कौन कब कहाँ पे था, किस तरीके की बातें हुई। तो काफ़ी सारे मामले तो वो वहीं पे सुलझा लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो दोनों कर्मचारी हैं वो कैसे हैं, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा वो कैसा है बंदा, और जिसने लगाया वो कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, जिसके ऊपर लगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। उस तरीके से ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन जो शॉर्ट आउट नहीं होती, कई बार वो पुलिस के पास चली जाती हैं। तो कमेटी रिपोर्ट बना के दे देती है, पुलिस को दे देती है वो कि भाई इसके ऊपर केस दर्ज किया जाए। ठीक है। कई बार जब कमेटी ऐसी सिचुएशन में होती है कि उनको पता नहीं होता कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, तो वो हमें अप्रोच करते हैं। लेकिन ये काफ़ी कम केसेस में होता है। लेकिन जब हमें अप्रोच करते हैं तो हम फिर लड़की का बैकग्राउंड देखते हैं, जो विक्टिम जिसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। कई बार लड़कियां फ़ायदा भी उठाती हैं इन चीज़ों का, क्योंकि जो हमारे लॉज हैं टुवर्ड्स वुमेन मोर स्ट्रॉन्ग हैं, तो कई बार ये फ़ायदा भी उठाया जाता है। इसको ऐसा देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो पावर में पर्सन है तो उसके ऊपर बड़ा आराम से हम कह सकते हैं कि उसने ऐसा कुछ कहा होगा या किया होगा। ठीक है। लेकिन ये होता भी है ऐसा। ठीक है। जनरली लड़कियां नहीं बोल पाती हैं, बहुत सारी लड़कियां नहीं बोल पाती हैं। वो कहती हैं अपने काम से काम रखेंगे, अदरवाइज इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी जॉब चली। ठीक है। तो इस वजह से लड़कियां चुप रहती हैं। ठीक है। लेकिन जो लड़कियां बोलती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो भी सच्ची हों। कई बार उनको प्रमोशन चाहिए होता है, सामने वाले ने प्रमोट नहीं किया उसको, तो वो एलिगेशन लगा सकती हैं। तो कुछ परसेंट केसेस में ऐसा भी होता है। तो दोनों वाइस वर्सा है, क्योंकि ये बड़ा ग्रे एरिया है, यहाँ पे साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या किया जाए अभी। तो एक आप ऐसा बताओ कि क्योंकि आप डिटेक्टिव हैं, बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर इट। जी। ठीक है। पुलिस तो आप है नहीं है कि सच का साथ ही देना है। कई बार ऐसा हुआ है, आपने कभी किया हो किसी के साथ गलत जस्टिफिकेशन हो गया हो, क्योंकि आपने किसी की रेपुटेशन को मैनेज करना हो, उन्होंने आपको हायर किया था, लेकिन जो सामने वाला है वो बेचारा जो लड़की है उसके साथ गलत हुआ था, बट आप दूसरी साइड पे रहे हो। ऐसा कभी हुआ है? मेरे पास एक केस आया, एक पायलट थे और एक रेपुटेड मतलब एयरलाइंस के पायलट थे। तो उनके अंकल मेरे पास आए कि भाई हमारे बेटे के ऊपर एक एयर होस्टेस ने इल्ज़ाम लगाया है रेप का, और वो अब मतलब जेल में है, उसको छुड़ाना है, तो आप हमारी हेल्प करो। तो हमने कहा बताओ भाई केस क्या है। तो उन्होंने केस बताया कि भाई हाँ रिलेशनशिप था इन दोनों का, बट शादी का कोई ऐसा वादा नहीं था। अब वो कह रही है कि शादी का वादा था। ठीक है। तो अब इसमें बड़ा ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लड़की के साथ लड़के ने शादी का वादा किया या नहीं किया। जनरली रेप दो टाइप के होते हैं, एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की जाए तो वो रेप की कैटेगरी में आता है, एक लड़की के साथ कोई वादा किया जाए।
वादा करके उसके साथ संबंध बनाए जाएं और बाद में वो वादा पूरा ना किया जाए तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। वादा तो क्या ही होता है इस देश में, मुझे नहीं लगता कि कोई वादा कोई पूरा भी करता है। देखिए, बिकॉज वादा इज नॉट अ लीगल टर्म, ये हम ये कह सकते हैं हमारी कसमें तुम्हारी कसमें, बट वादा कोई लीगल वर्ड थोड़ी ना है। देखिए, अगर किसी हमारे लड़की law के में। साथ किसी लड़की का अफेयर है और वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके बाद दोनों के बीच में संबंध बनता है और बाद में वो शादी नहीं करता, तो कानून ये कहता है कि आप रेप का केस लगा सकते हो, 375 का केस लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको हम और डिटेल में टेक्निकल समझे तो दोनों के बीच में एक कंसेंट होनी चाहिए। आप कोई लड़का अगर किसी कॉल गर्ल के पास जाता है तो वो कॉल गर्ल कंसेंट तो दे सकती है बट उसकी विल नहीं होगी। तो फिजिकल होने के लिए लड़की के साथ आपको कंसेंट भी चाहिए और विल भी चाहिए। तो विल बहुत सारे केसेस में होती नहीं है, जैसे कि आप आज की डेट में देखते हो मैरिटल रेप्स की बात चल रही है कि कानून इसके ऊपर बने या ना बने। वो इसीलिए चल रही है क्योंकि बहुत सारे घरों में आज भी ये होता है कि औरत के साथ जबरदस्ती होती है, उसका पति कर रहा होता है उसके जबरदस्ती, है ना। तो उसकी कंसेंट तो हो सकती है क्योंकि वाइफ है वो, उसको लगता है कि मेरा फर्ज है, ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा है या नहीं है, विल है या नहीं है, तो ये बड़ा मैटर करता है। तो लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट केसेस के अंदर भी साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो पायलट साहब का क्या तो हुआ? पायलट का ये हुआ कि मैं अभी सोच रहा था कि मैं इस केस को लूँगा या नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूँ अभी कि पहले कंसल्ट करते हैं हम केस को, एक आध घंटा बैठते हैं, डिस्कस करते हैं पूरा कि कहाँ पे कौन गलत, क्या कौन सही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलत का साथ ना दूँ। ठीक है, अभी हम सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे लड़के ने कोई उसके वादा नहीं किया। ठीक है, तो सडनली उसने जो अंकल उसके आए थे उसने लड़की को गालियां देना शुरू कर दिया, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। अगर ये मेरे सामने ऐसे गाली दे के बात कर रहे हैं अभी, तो पीछे आगे क्या कर रहे होंगे ये, है ना। तो ये तो इनका बस चले तो लड़की को ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, तो मैंने उसी टाइम मन बना लिया कि मैंने इनका, चाहे ये सच्चे हैं चाहे झूठे, मैं इनके लिए काम नहीं करूँगा, क्योंकि अभी से मुझे ये झूठे लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उनका केस नहीं टेकअप किया। तो अब उसमें क्या होता है कि जो इंसानियत है वो एज अ डिटेक्टिव वो भी इंसानियत देखनी पड़ती है, 100% देखनी पड़ेगी। नहीं, नॉट जस्ट अबाउट मनी। नहीं, मैं इसीलिए स्टार्टिंग में आपको कहा कि हम सोशल सर्विस भी करते हैं। सोशल सर्विस में ये होता है कि जैसे कल मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने बोला कि मैं जयपुर से आया हूँ और उनकी एज होगी करीब 65 साल की। तो मुझे लगा कि अपनी बेटी के लिए आए होंगे, बेटे के लिए आए होंगे। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना अपनी वाइफ के बारे में पता करना है। 65 ईयर्स उनकी एज, जयपुर से आए और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी वाइफ के बारे में पता करना है। तो मैंने कहा थोड़ा बैकग्राउंड बताओ मुझे, कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई, पोते पोतियां भी हो जाते हैं। हाँ, तो उनका वो सब था। 3 बच्चे थे उनके, उनकी शादियां हो चुकी हैं, सारे अपने अपने घर में रह रहे हैं, सेटल्ड हैं, सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनका पूरा केस समझा। मैंने कहा भाई आप ये बताओ कि आपको अपनी वाइफ पे डाउट क्यों है। कहता है जी डाउट तो नहीं है। मैं कहा फिर? कहता मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कहा लगने का कोई कारण तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा। वो अपनी वाइफ की तारीफ कर रहे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ मेरा ये ख्याल रखती है, मेरी वाइफ वो ख्याल रखती है, हम ऐसे घूमने जाते हैं वैसे। उन्होंने 1 घंटा मेरे साथ मुलाकात की, 1 घंटे में एक बार भी उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में गलत नहीं बोला। ठीक है, तो मैंने कहा भाई दिक्कत कहाँ पे है। कहता जी मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ अभी। मैं कहा बताओ। कहता मैं उनका फ़ोन रिकॉर्ड करता हूँ। मैं कहा ऐसे कैसे करते हो? हैं? Which is illegal? अब प्राइवेसी तो ब्रेक ही करते हैं किसी की। अब हस्बैंड वाइफ में क्या प्राइवेसी, मतलब ये बड़ा मतलब लंबी डिस्कशन है। तो खास करके इंडिया में, तो हाँ अमेरिका में होते तो शायद सज़ा भी हो सकती थी उनको। तो कहते मैंने स्पाई सॉफ्टवेयर डाला उनके मोबाइल में, तो मैं उनकी डिस्कशन सुनता हूँ। तो मैंने एक बार सुना कि वो मेरी बेटी से मेरे बारे में कह रही है कि तुम्हारे पापा तो मेरा ख्याल नहीं रखते और ये बात है वो बात है ऐसी बात है। तो मैंने कहा बेसिकली उन्होंने बिचिंग की, मतलब चुगली की आपकी, है ना, अपनी डॉटर को। तो कहते हाँ।
तो मैंने कहा कुछ गलत, तो किसी लड़के से बात की उन्होंने, किसी आदमी से बात की? हाँ, कहते नहीं, आज तक सॉफ्टवेयर नहीं था तो फिर हाँ, तो लड़के की कहते रिकॉर्डिंग नहीं भी आज आती। तक ऐसा नहीं सुना। मतलब जो चीज़ मैं एज अ डिटेक्टिव कर सकता था वो सारी वो कर चुके हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम समझ गया। मैंने कहा ये जो है ना थोड़ा इनसिक्योर है। यस। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो, कहते मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो आप, मैं इन्वेस्टिगेशन करूं या क्या करूं? कहते जी पहले तो मुझे आपसे सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। तो मैंने कहा मेरी पहली एडवाइस ये है कि आज से, अभी से आप अपनी वाइफ का फ़ोन सुनना बंद कर दो, क्योंकि ये समस्या की जड़ सबसे है। बड़ी जड़ है। ये जड़ है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि आपने जब उनके मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला या उनको डाल के सॉफ्टवेयर डाल के आप उनको मोबाइल दिया, तो आपके दिमाग में क्या था कि कुछ मुझे सुनने को मिलेगा मेरे खिलाफ, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो आपकी परेशानी क्या हो गई? अब दो परेशानी है। हाँ। एक तो आपने जो सोचा था वो हो नहीं रहा, और एक आपकी बेटी को उसने ऐसा बोल दिया तो वो परेशानी होगी आपको कि मतलब बात जो कर रही चीज़ है। सुनने वाले थे वो तो सुनी नहीं, इसलिए भी परेशानी। हाँ। लेकिन जो सुनी आपने वो भी आपको गलत लगी। मैंने कहा बिचिंग कौन नहीं करता? मैंने कहा सभी हर करते कोई हैं, करता है, हर कोई करता है। मैंने कहा आई टेल माय हस्बैंड, मेरा फोन मत देखो। उसका हाँ, रीजन सबसे बड़ा ये है कि मैं अपनी फ्रेंड से तुम्हारी बुराइयां कर रही हो सकती हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी मॉम से कर रही हो सकती हूँ, मैं किसी से भी कर मजा भी सकती हूँ। आता है बुराई करके। नहीं, हर कोई करता है, देयर इज नो वन जो बुराई ना करे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये मोबाइल वाला जो सुनने वाला है किस्सा ये बंद कर दो, मेरी एडवाइस है, अगर मानोगे तो। दूसरा, आप वाइफ को लेके 15-20 दिन के लिए कहीं जाओ, दोनों टाइम साथ में स्पेंड करो, यहाँ पे आप दोनों हो। अब मैंने कहा ऐसे उम्र के पड़ाव पे हो, कहता जी मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास काम करने को कुछ है नहीं है, ठीक है, तो नहीं मैं ऐसे पैसा नहीं लूंगा ना, है ना। तो मैं ऐसे मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना पैसा लेते हुए, मेरे को भी किक मिलनी चाहिए। मैं अगर किसी से पैसा ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग तो हाँ, मेरे को मतलब काम करने में मजा आना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी का भी पैसे के लिए काम कर दिया, ऐसे मतलब बिकाऊ थोड़ी है ऐसे। नहीं मैं सॉरी, डोंट टेक इट, मैं बहुत मजाक में बोल रही हूँ। नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, अपने बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो फ़ोन बंद कर दो सुनना उनका, आपकी आधी परेशानी वैसी ख़त्म हो जाएगी। आप अपनी वाइफ के अंदर ये देखने की बजाय कि वो आपके साथ डिसऑनेस्ट है या नहीं, मैं क्या 61 साल की होगी आपके, मोनोपॉज शुरू हो गए होंगे उनके, सेक्स करने की उनकी कोई इच्छा है नहीं है, तो मैंने कहा वो क्या करेंगी ये आपसे डिसऑनेस्टी करके? सही बात, ठीक है। तो करना था मेरे पास 20 साल पहले आते तो तब सोचते हम कुछ, तब शायद दिमाग लगाते। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा। हाँ। ठीक है ना। तो उनको मैंने समझाया, वो समझे, बड़ी तारीफ़ करके गए कि यार तुमने अच्छा किया, मेरे को समझा दिया, अच्छा मैं समझ गया हूँ और मैं अभी आज से ही तुम्हारी बात मान करके मैं अभी से बंद कर रहा हूँ सुनना। मतलब आप इस बात से एग्री करते हैं कि सामने वाले का कोई भी हो, चाहे मेल हो तो वो फीमेल अपने हस्बैंड का ना चेक करे, जी, और अगर हस्बैंड है तो उसको फीमेल का नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है। मुझे लगता है कि दोनों की अपनी एक, हालांकि हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई प्राइवेसी होती नहीं है, आजकल थोड़ा तो होती है, नहीं होती नहीं है, मतलब होनी नहीं चाहिए। हाँ। होनी तो नहीं चाहिए, बट लेकिन फोन प्रोब नहीं करनी चाहिए आपको, जब तक आपके पास कोई ठोस वजह ना हो उसकी, जब तक आप के पास ऐसा ना हो कि हाँ आपने किसी को देख लिया है, किसी का मैसेज पढ़ लिया और इधर से इनका भी मैसेज, जैसे बताया कि भाई इंस्टाग्राम पे आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं या कुछ आते हैं, अब सामने वाले के मैसेज आ रहे हैं, अब सामने वाले के मैसेज आ रहे हैं, आपका पति आपको तंग करे कि आपके पास क्यों मैसेज आ रहे हैं, तो ये आपका कसूर नहीं है, सामने वाला मैसेज है। अगर आप उनको रिप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई बोल सकता है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो डिसऑनेस्टी कहाँ हुई फिर? सही बात है। तो ये मुझे लगता है कि किसी का फ़ोन सुनना, चाहे वो अपनी वाइफ है चाहे बच्चा है, तो वो मुझे लगता है कि गलत हो जाता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक छोटी मोटी पर्सनल लाइफ होती है, उनको थोड़ा सा मतलब फ्री हैंड देना चाहिए कि ठीक है भाई आप अपनी लाइफ में अगर मेरी बुराई करना चाहते हो तो करो, अगर मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं, या तो आप इतना मौका दो कि कोई टाइम आप, मैं मतलब जो कपल्स भी आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ, कपल्स भी आते हैं, तो किस तरीके के कपल्स आते हैं? ऐसे ही जो झगड़ा होता है जिनके बीच में पता नहीं चलता उनको कि क्यों हो रहा है, मैं उनको कहता हूँ कि भाई दिन के 10 मिनट आप अपने आप को दो, 10 मिनट इसके 10 मिनट उसके, उसमें प्रोटोकॉल होगा कि कोई उन 10 मिनट को लेकर के कल को इशू नहीं बनाएगा, जो भी एक दूसरे की बुराई करनी है अपने सामने कर लो,
दूसरे को ना करनी पड़े, दूसरे को करनी ना पड़े, जहाँ कलेश शुरू हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप उतना सामने वाले के साथ ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना उसको मौका दोगे कि वो अगर गाली देने का भी मन कर रहा है तो भी आपको गाली दे सके, वो गाली क्यों देगा जब आप कुछ उसके लिए गलत करोगे। तो आप इतनी उसके लिए इज्जत उसके मन में पैदा करो कि उसको बुराई करने की ज़रूरत ही ना पड़े आपकी। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शादी तो एक दिन करते हैं हम, लेकिन उसको निभाना रोज पड़ता है, उसके अंदर खाद पानी डालना पड़ता है, रोज उसको निभाना पड़ता है। तो जिस दिन आप फेल हो गए उस दिन समझ लो कि एक नेगेटिव आपने इम्पैक्ट छोड़ दिया, वो अगर छोटे-छोटे उल्टा काम शुरू हो जाता है। तो दिस इज द थिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? जी आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं या पहले से ही थे? मुझे ऐसा लगता है कि जब 25 साल पहले, 30 साल पहले, 29 साल पहले मैंने कैरियर शुरू किया था, जो मेरा फर्स्ट केस था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। अच्छा, इतना साल पुराना। तो फिर तो वो भगवान कहते हैं ना, सदियों से चली आ रही है ये वाली प्रथा। हाँ, ये देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो सदियों से चले आ रहे हैं। पहले पता नहीं चलता था लोगों को, लेकिन अब पता चल जाता है। अब मोबाइल से सबका पता चल जाता है कौन कहाँ पे है, लोकेशंस लोगों की पता चल जाती हैं, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को पता चल जाता है, आवाज़ से पता चल जाता है। आपको कह सकता है बंदा कि लो जी लोकेशन भेजो, आप लोकेशन नहीं भेजते तो उसको डाउट हो जाता है कि भैया नहीं लोकेशन भेज रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो इस तरीके से है। तो अब जो है लोग मतलब ज़्यादा ओपन अप हो गए हैं, पहले ओपन अप नहीं थे, पहले अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहती थी तो लोगों को पता नहीं चलता था। अच्छा, सो एक्स्ट्रा मैरिटल की अफेयर्स की आपने बताया कि आप 29 साल पहले जो आपने पहला केस किया था उसके बारे में कुछ बताएं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आया था, मुझे ABC नहीं पता थी। मैं क्या सोचा कि आप 30 साल पहले आपने डिटेक्टिव एजेंसी, मतलब लोग पढ़ लिख के IAS IPS टीचर ऐसे कुछ बनना चाहता था, आपने सीधा डिटेक्टिव, ऐसा क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ कि पढ़ने लिखने में तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था। बट आपका दिमाग तो पढ़ने लिखने वालों से कहीं ज़्यादा चल रहा है। नहीं वो ठीक है, अभी हो सकता है कि ऐसा आप मान रहे हो, बट मुझे लगता है कि जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो ऐसे प्रोफेशन में आते हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बहुत पढ़ाकू लोग होते हैं। तो हमारा ये था कि भाई आप काम करा लो हमसे जितना मर्जी, मेहनत करवा लो, बट पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी। तो मेरा हमेशा जो मैंने कॉलेज भी पास आउट किया तो पासिंग मार्क्स के साथ किया, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो मैं जो आज हमारे पास डिटेक्टिव्स बनने के लिए लोग आते हैं, तो मैं अगर उनके किसी के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मैं कहता हूँ भाई तेरे लिए बहुत फील्ड है। हाँ। मेरे को वो लोग चाहिए जो 33-35% वाले हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, क्योंकि उनके लिए कम फील्ड होंगे, वो एडजस्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आज तेरे को जरूरत है, तू डिटेक्टिव बन गया या फील्ड एजेंट बन गया, कल को तेरे को मौका मिलेगा तू छोड़ जाएगा, तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी, तेरा टाइम बेकार जाएगा। तो आप इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो हम इंटर्नशिप कराते हैं अपनी कंपनी में। तो लोग 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं और जब इंटर्नशिप ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उनका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि उनको हम टेकअप कर सकते हैं, उनको ऑन बोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। फुल टाइम के लिए, तो हम उनको जूनियर फील्ड एजेंट का एक वो दे के, क्या काम होता है जूनियर फील्ड एजेंट्स का? वो लोगों की रेकी करते हैं, फॉलो करते हैं, नज़र रखते हैं लोगों के ऊपर, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। कभी ऐसा नहीं हो कि आपका एजेंट पकड़ा गया और वही पिट खा के आ गया हो? जनरली ऐसा होता नहीं मतलब एक बात बताओ, अगर लड़की अपने पति की डिटेक्टिव लगा के काम करवा रही है, तो लड़कों में तो गुस्सा होता है। नहीं, गुस्सा कहीं उसको पता चल गया हो तो उसने उस एजेंट को ही पकड़ लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, जनरली उसका कारण है कि जो ट्रेनिंग के दौरान उनको बताया जाता है कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, आपको कैसे कैसे काम करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पता नहीं चलने देना कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो या किसी को वॉच कर रहे हो या किसी की इंक्वायरी कर रहे हो। अगर पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारा केस भी ख़राब हो जाएगा और आप भी पकड़े जाओगे। तो जैसे IB के लोग काम करते हैं, रॉ के लोग काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा भी पैटर्न होता है कि हमें किसी को पता नहीं चलने देना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए हमें काम करना है। तो इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो हम सक्सेस भी होंगे और हम सीखेंगे भी उससे। तो हम वो एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, आपका जो पहला
तो पहला experience केस जो था मेरा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेरे पासिंग मार्क ही आते थे और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में था नहीं, तो मैं जो बनने आया था यहाँ पे वो बन नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्या किया जाए। तो वेद प्रकाश शर्मा जी के नावल, मैं काफ़ी पॉडकास्ट में ये बोल चुका हूँ एक्चुअली, जी मैंने सुना। हाँ जी। तो वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यास पढ़ते थे हम, तो उसमें कैरेक्टर्स होते थे, जासूस लोग होते थे। तो एक बड़ा अच्छा लगता था जासूसों के बारे में जान करके कि अच्छा इनकी लाइफ ऐसी है, ये कैसे जीते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, लोग बड़ी इज्जत देते हैं इनको। तो वो एक दिमाग में था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो एक दिन बैठा हुआ था, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हम किसी चाय की टपरी पे बैठ करके, वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट देखी हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो मैंने कॉल कर लिया उनको। तो मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ भाई। तो बस पकड़ी, उनके पास चले गए। उन्होंने पहला ही केस मेरे को ये दे दिया, अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चलो भाई ये करके आओ, देखते हैं तुम कितना कर पाते हो, और अगर कर पाए तो हम तुम्हें जॉब दे देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने वॉच रखनी शुरू कर दी। पुरानी दिल्ली का केस था, पुरानी दिल्ली जमुना पार्क का केस था। तो मैंने वॉच रखनी शुरू की। तो 3-4 दिन के बाद लेडी निकली अपने घर से, चिड़ियाघर आई, उसका बॉयफ्रेंड आया वहाँ पे और वो हाथ पकड़ के घूम रहे थे। मेरे को वो छोटा कैमरा दिया हुआ था, उन्होंने फ़ोटो खींची, वो अपने बॉस को ले जाके दे दी और वो केस हमारा सक्सेस हो गया। तो उन्होंने मुझे जॉब दे दी। वहीं से आपकी जर्नी, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। सबसे ऐसा जो केस आपके लिए सबसे मुश्किल रहा हो और वो एकदम वैलिड भी रहा, प्रूफ भी हुआ? दुबई से एक लड़की भाग के इंडिया आ गई थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे उसकी शादी करा रहे थे उसके पेरेंट्स, वो शादी करना नहीं चाहती थी, तो वो भाग के इंडिया आ गई। तो दुबई गवर्नमेंट ने इंडिया वालों से हेल्प मांगी और यहाँ की पुलिस इन्वॉल्व हुई। और पुलिस इन्वॉल्व हुई तो फिर मैं टच में था उनके, तो उन्होंने मेरे को याद किया। 2008 का बात बता रहा हूँ ये मैं आपको। तो हमें पता चला कि वो बेंगलोर में है लड़की। बेंगलोर में कहाँ ये नहीं पता था। तो टीम ने बोला कि भाई यार तुम करके आओ, ये बेंगलोर जाके आओ। तो मैं बेंगलोर गया, 8-10 दिन वहाँ पे रहा और हर तरीके से उसको, कुछ हमारे पास सुराग थे कि ये हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस एरिया में हो सकती है। तो वहाँ पे हमने जितने भी साइबर कैफ़े थे उस समय एक मतलब ये आता था कि वो लड़की अपने घर वालों को मेल करती थी। तो उन्होंने मेरे को एक सॉफ्टवेयर दिया पुलिस वालों ने कि ये सॉफ्टवेयर जो है आपने सब उसके अंदर डाल देना है, कंप्यूटर्स में डाल देना है। जितने भी साइबर कैफ़े थे सब में डाल दिया। वो अपनी फैमिली को मेल करती थी? वो फैमिली को मेल करती थी। अच्छा, अपना 3-4-5 दिन के बाद मेल कि मैं ठीक आ जाती, मैं ठीक हूँ, मतलब वो कंसर्न रहता था उसको कि भाई कोई दिक्कत ना हो, टेंशन में ना हो। तो वो जो मेरे 8-10 दिन बीते तो वो बड़े इंटरेस्टिंग भी थे, बड़े थकाने वाले भी थे कि भाई दिन रात काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर हमने एक जगह से हमें पता चल गया कि ये उस साइबर कैफ़े में है। फिर वहाँ पे हमने नज़र रखनी शुरू की, तो फिर हमें नज़र आ गई। तो अब ड्यूटी थी कि भाई नज़र तो आ गई, अब इसको देखना है कहाँ पे है। तो उसको देखा फिर हमने कि कहाँ पे रह रही है अभी। जब आधे पौने घंटे वो भी किसी लड़के के चक्कर में दिल्ली आई थी? नहीं, अकेली बेंगलोर में थी। हाँ, मतलब अकेले थी, नॉट विद एनी गाय कि वो इंडिया आके प्यार कर लिया या कुछ ऐसा? नहीं, वो सीन नहीं था। अच्छा। वो सिर्फ अपने घर वालों से भाग रही थी। अच्छा। वो शादी नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए वो भाग रही थी। तो फिर हमने टीम को बताया, टीम ने फिर यहाँ पे आए, उनके घर वाले भी आए। तो 2-1 दिन हमने उनको वॉच किया, तो उसके बाद वो लेके गए। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग। So she was happy to go back because आप उसका जो एक मन था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इंडिया रहना है, और आपने ठीक है आपने एक गुड सेक में किया, आई एम श्योर कि वो लड़की वापस अपनी फैमिली तक पहुंच जाए, बट वाज शी रेडी टू गो बैक? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या होता है ये कभी हमें पता नहीं चलता एक्चुअली। हमारा तरीका होता है कि बस रिपोर्ट भाई काम कर दिया हमने, अब हम चले गए। हमने जैसे ही देखा कि टीम आ गई है, ठीक है, लड़की को देख लिया उन्होंने, बस अब हम वहाँ हट गए। अच्छा। तो उस लड़की को भी कभी पता नहीं चलेगा कि हम उसके आसपास थे, उनके घर वालों को नहीं पता चलेगा। आप लोग आपस में आमने सामने कभी किसी से नहीं, आमने सामने नहीं कभी, क्योंकि वो हेट्रेड बढ़ जाएगी टुवर्ड्स यू, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सामने वाले की ऐसा नहीं है, लेकिन आना क्यों है, मतलब अपना काम किया, खत्म हो गया, अब चलो। आप एक रॉ एजेंट वाला काम करते हैं
जो भी चुपकी कर देना, IB रॉ, उसी तरीके से आप लोगों का काम जो है। रॉ है वो देश से बाहर काम करती है, Yes. RAW, हाँ, ठीक है। और जो IB है वो देश के देश के अंदर या जो हमारी बाउंड्रीज हैं वहाँ उनके पे ऊपर काम काम करती करती हैं, BSF के साथ मिलके काम करती हैं बॉर्डर्स पे, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनके बहुत सारे एजेंट जो हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। तो मेरे पास करीब करीब 100 लोगों की एक पूरी 100 पीपल्स ऑल ओवर इंडिया जो रॉ से IB से रिटायर्ड हैं, जो मेरे लिए एक्सक्लूसिवली काम करते हैं, लेकिन पेरोल पे नहीं है वो। पेरोल पे नहीं है। जब कोई असाइनमेंट आता है, जैसे कोई गुजरात कैडर का है तो गुजरात वो चला गया, अपने शहर चला गया, होम टाउन चला गया, अगर मेरे पास कोई उस तरीके का इंटरेस्टिंग केस आएगा मैं उसको दे दूंगा, वो कर लेंगे अपने आप का। सबसे शॉकिंग केस क्या रहा आपके लिए? शॉकिंग मतलब जिससे आपको लगा कि यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है? शॉकिंग तो देखिए जितने भी सारे केसेस हम करते हैं शॉकिंग ही होते हैं। अगर हम प्री मैट्रिमोनियल की बात करें, जैसे कि हम कहते हैं कि शादी से पहले जांच है ज़रूरी, आज की डेट में तो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि झूठ सच इतना बताया जाता है, बहुत ज़्यादा बायोडाटा में इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं अपनी इनकम के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो हमने एक केस किया था कुछ दिन पहले, मतलब काफ़ी दिन हो गए उसको किए को, तो उसमें एक लड़की का बायोडाटा हमारे पास आया लड़के वालों की तरफ से कि लड़की 32 साल की हो गई है, अभी इसने शादी नहीं की है, और हम ये जानना चाहते हैं इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। मतलब इन्वेस्टिगेशन का कोई पर्पस होता है, कोई भी हमारे पास आता है तो एक पर्पस लेके आता है कि भाई हम इसलिए इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं या वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। तो अब क्योंकि जनरली इंडियन सोसाइटी में जल्दी शादी हो जाती है, 27, 28, हाँ जी, आज क्या तो लेकिन मेरे को ये शॉकिंग नहीं लगता कि 32 साल की हो भी गई तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट वुमेन हो चुकी है, अपने करियर पे ध्यान दे रही है, तो 32 इज नॉर्मल आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा यार हम तो पूरा ही करेंगे, मतलब हम तो जो प्री मैट्रिमोनियल में करते हैं वो सारा देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बाकी आप कहते हो तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि भाई 32 साल की उम्र तक उसने शादी क्यों नहीं की। तो जो उन्होंने एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे टीम पहुंची तो वहाँ पे था ही नहीं कोई, मतलब वो लड़की और फैमिली वहाँ नहीं रहती थी। अच्छा। तो पता चला जी आज से 1.5-2 साल पहले रहते थे यहाँ पे, अब तो नहीं रहते हैं। ओके। तो हमने उनको रिपोर्ट किया कि भाई यहाँ तो रहते नहीं है, क्योंकि वो तो अभी उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, तो अभी क्यों दिया है, नया एड्रेस क्यों नहीं दिया। तो फिर जी उन्होंने कहा जी हमारे पास तो यही है, आप ढूंढो इसको। तो फिर हमने उसको ढूंढा तो नया एड्रेस मिल गया हमें, जो करंट का दिल्ली का ही केस है, दिल्ली का केस की बात कर रहा हूँ। तो जब नया एड्रेस मिला वहाँ पे हमारी टीम पहुंची तो वहाँ पे वो लड़की नहीं मिली, फैमिली मिल गई। लेकिन वहाँ पे जो हमें पता चला वो बहुत शॉकिंग था, जो आपने शॉकिंग वाली बात की। वो लड़की का जो बायोडाटा था हमारे पास आया, उसमें अनमैरिड लिखा हुआ है और लड़का भी अनमैरिड था, और लड़के वालों को भी बताया अनमैरिड है। तो वहाँ से हमें पता चला कि वो लड़की का 8 साल पहले शादी हो चुकी थी, घर से भाग के शादी की थी उसने, और अभी 7 साल का बच्चा भी है एक। ओके, ठीक है। ये बड़ा शॉकिंग था कि भाई आप एक इंसान के साथ शादी करने जा रहे हो, उसको आप अपनी पहली शादी छुपा रहे हो और बच्चा भी छुपा रहे हो। तो वो डाइवोर्स्ड थी या फिर डिवोर्स हो गया था? डिवोर्स हो चुका था, तो डिवोर्स हो चुका था, लेकिन आप मैरिड थे पहले, बच्चा 7 साल का था। तो बहुत लोग झूठ बोलते हैं, राइट? तो मतलब इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप, मतलब कमाल हो गया, ठीक है ना। तो वो बड़ा शॉकिंग था, तो वो लड़के को समझाने में बड़ा टाइम लगा। और वो तो प्यार में तो नहीं हो गया था उसके साथ? अब वो ऐसा होता है ना कि मैरिज साइट से मिलते हैं लोग, थोड़ा एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, तो उसमें फिर उसको समझाने में मुझे बड़ा टाइम लगा। कहता जी चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, शादी एक्सेप्टेड कि चलो हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने देख मेरे को क्या फर्क पड़ना है, हाँ। तू शादी कर ले, हाँ। कल को तो मेरे पास आएगा। जो अभी झूठ बोल रहा है तो बाद में तो कितने झूठ आगे ऐड ऑन्स होते रहेंगे। हाँ, तो उसने इतना बड़ा तेरे को झूठ बोल दिया, कल को वो कितना, हमें क्या पता उसने 10 झूठ और नहीं बोले। भाई हमारा भी एक लिमिट होगा ना बात, मतलब इन्वेस्टिगेट करने का। हम कोई उसकी पूरी लाइफ को तो स्कैन किया नहीं हमने, ठीक है। हमने तो एक पोर्शन पकड़ा है उसका, जो करंट का है। करंट में हमने ये पता कर लिया, अब उससे आगे पीछे क्या है वो हमें नहीं पता। तो कल को भाई तेरे को बहुत सारे सरप्राइज भी मिल सकते हैं, तो इसके लिए भी तेरे को तब जाकर के वो तैयार हुआ कि ठीक है मैं नहीं करता शादी। तो आजकल लोग बहुत प्री मैरिटल लोग अपनी ये एजेंसी लगा के करवाते हैं चेक, राइट?
हाँ, काफ़ी लोग काफी अब लोग आने कराते लगे हैं, हैं। हाँ। पहले एक टाइम था जो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, लेकिन अभी लोग काफ़ी आने लगे क्योंकि हैं। केसेस बढ़ गए, इतना झूठ बता देते हैं कि इतना पैसा है, फैमिली ऐसी है, प्रॉपर्टी इतनी है, और होता कुछ नहीं है। अगर आई हैव सीन मेनी आप सच केसेस। अगर आप देखें तो इंडिया में डिवोर्स रेट जो है 3% है, ठीक है। लेकिन आप अगर अमेरिकन कंट्रीज़ में देखोगे, आप यूरोपियन कंट्री में देखोगे, वहाँ पे 47 या 50% के आसपास डिवोर्स रेट मिलेगा आपको। ओके। वहाँ पे इजीली डिवोर्स हो जाते हैं, इजीली शादी भी हो जाती है। और हमारे यहाँ डाइवोर्स का प्रोसेस बहुत लंबा है प्रोसेस ना, बहुत लंबा है। 2.5-3 साल लड़ाई लड़ते रहो कोर्ट में जाके। नहीं, मेरे पास तो केसेस 35-35 साल के भी आते हैं। यहाँ पे 35 साल से डिवोर्स ही नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप कोर्ट्स में देखोगे, आप कैसे केस निकालोगे तो आपको 50 हज़ारों केस मिल जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने 20-20 साल से केस फाइल किए हो, डिवोर्स नहीं मिल रहा उनको। जिंदगी खत्म होने पे आ जिंदगी जाती है इस खत्म हो टाइम पे जाती तो। है, ठीक है। यहाँ तो पति डिवोर्स नहीं दे रहा। डिवोर्स लेने के 2 तरीके हैं, एक आप म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, हाँ। और एक कॉन्टेस्ट करके ले लो। कॉन्टेस्ट करके डिवोर्स बहुत मुश्किल मिलता है इंडिया में, और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। जैसे लोअर कोर्ट ने आपको डिवोर्स दे दिया। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा क्लाइंट कोई लड़का है, मेल है, तो मेल ने डिवोर्स डाला, हमने कुछ सबूत भी दे दिए, और फीमेल जो है, उसकी वाइफ है, वो कोर्ट में आई नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुई, तो एक्स पार्टी हो गया केस। तो लोअर कोर्ट ने पति को डिवोर्स दे दिया। कल को बीवी को पता चलेगा, ठीक है, वो हाई कोर्ट चली जाएगी, वो उसको कॉन्टेस्ट करेगी कि भाई उसका राइट है, हाँ, आगे उसका राइट है। तो वो जो डिवोर्स दिया लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट उसको उसके ऊपर रोक भी लगा सकती है। अगर रोक लग गई तो फिर मुश्किल हो गई उसके लिए। तो कॉन्टेस्ट करके डिवोर्स लेना बड़ा मुश्किल है। एलिमनी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। ये चीज समझना चाहूंगी आपसे, सपोज एक लड़का लड़की है, कई बार जनरली लड़के भी ठीक होते हैं, मैंने कहीं केसेस दिए हैं कि लड़कों का भी एक अपना स्टे होता है यार, कि लड़की तंग कर रही है, और उसने अगर आपकी एजेंसी के थ्रू उसने बहुत उसके अगेंस्ट कि उसका अफेयर भी था, या वो मतलब गलत चीज़ में इन्वॉल्व थी या नहीं थी, वो सारी एक रिपोर्ट बना दी आपने कि भाई इसका अफेयर है, इसलिए इस लड़के को डाइवोर्स चाहिए। इस केस में, ऐसे केसेस में क्या कोर्ट एलिमनी लेने से लड़की को स्टॉप कर सकता है? देखिए, लॉ तो जो जहाँ तक मेरी समझ है, देखिए लॉयर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन क्योंकि डिटेक्टिव होने के नाते जितना मैं केसेस देखता हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में, जितनी मेरी नॉलेज है, कि अगर लड़का अपनी वाइफ के बारे में ये साबित कर दे कि इसका कोई अफेयर चल रहा है, और ये जो डिवोर्स मांग रहा है वो ठीक मांग रहा है, इसका हक बनता है, और लड़की खुद भी कुछ कमा रही है, तो उसको एलिमनी देने की जरूरत है नहीं। कोर्ट कंसिडर कर सकता है, करता है, कोर्ट कंसिडर करता है, लेकिन उसके लिए वैसे वकील चाहिए होते हैं। अभी क्या होता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ वकील्स, तो वकील क्या करते हैं कि अपना पैसा बनाने के लिए उनको तो डेट पे डेट चाहिए होती है। एक तो डेट पे डेट चाहिए होती है, दूसरा उनको कमीशन खाना होता है। अगर लड़का उनका क्लाइंट है तो वो लड़के को इस तरीके से तैयार करेंगे कि भाई तेरे को पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि उनको जो लड़की का वकील है उससे कमीशन मिलना होता है। सेटिंग हुई होती है, राइट? सेटिंग हुई होती है, ठीक है। ये हम रोज देखते हैं, मतलब, है ना? हाँ, मैं भी देखती हूँ, मैंने बहुत देखा। हाँ जी, हाँ काफी, हाँ क्योंकि आजकल डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ और जी। कुछ लॉ फ्रेंड्स हैं, लॉयर फ्रेंड्स हैं, तो हम देखते हैं ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो वो अपनी सेटिंग बनाने में लगे होते हैं। जब जो क्लाइंट है भाई, उससे पैसे लिए आपने, उसका साथ दो आप, हैं, अब क्यों सेटिंग बना रहे हो खामखा? उसको जस्टिस दिलाओ आप। जस्टिस दिलाने की बजाय वो सेटिंग कराने में लड़के को ये दिखाया जाता है कि भाई तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, लड़की का वकील कहता है तेरे को पैसे मिलेंगे, और उनका कट होता है। और लड़कों का तो मुझे लगता है एक ही एजेंडा होता है, उस जो चार्जशीट बनती है कि लड़की का बिहेवियर अच्छा नहीं है, लड़की का अफेयर बाहर चल रहा है। ये तो 2-4 पेट चीजें हैं जो लड़के हमेशा मतलब अपने केस में डालते ही डालते हैं। हाँ, वो मतलब उनको कुछ ना कुछ तो देखो कहना है, ठीक है। अगर लड़का गलत है, लड़के ने गलत केस डाला हुआ है या बीवी को घर से निकाल दिया है, तो अब उसके पास कहने को क्या है? वो कहेगा जी मेरी माँ के साथ मिसबिहेव करती है, वो ये कहेगा जी मेरे साथ मतलब अच्छा बिहेव नहीं करती, इसका बाहर अफेयर चल रहा है और लड़कों से मिलती है, ये तो पार्टी करना चाहती है, ये तो दारू पीती है, ये करती है। तो वो इस तरह, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा उसका, और जब तक प्रूफ नहीं होगा तो वो साबित नहीं कर सकता कुछ। उसी के लिए तो आपको हायर किया जाता है। उसके लिए फिर हायर किया जाता है। उसमें जो सच्चे लोग होते हैं, जो वाकई ऐसा होता है, वो हमारे पास आते हैं। राहुल जी, क्योंकि आपने इतने केसेस किए हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, मुझे ऐसा लगता है, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस जो आपने क्रैक किया हो, उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं।
कि किस तरीके से लड़कियां हो या लड़के हों अपना अफेयर छुपाती हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बच्चों की लाइफ इफेक्ट होती है। अभी हमने एक मतलब हमारे दिल्ली में बड़े हाई प्रोफाइल एरियाज़ हैं, तो एरिया का नाम बताऊंगा तो फिर नहीं, आप समझ बता जाओगे। दो हमारे व्यूअर्स को, कोई नहीं, उस एरिया में बहुत लोग रहते होंगे, आई एम श्योर कोई एक तो ना रहता होगा। तो साउथ दिल्ली का एक केस बता रहा हूँ, हाई ये साउथ प्रोफाइल दिल्ली वाले एरिया ही का। करते हैं। तो वहाँ पे एक सज्जन हैं, तो उनकी वाइफ हमारे पास आई केस लेके। एक्चुअली क्या है, वाइफ बड़ी शरीफ लगी मुझे। वो चाहती थी कि उनका सेटल हो जाए, डिवोर्स हो जाए आराम से। वो उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि इनके मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं हस्बैंड के। अच्छा। तो वो नहीं चाहती थी कि भाई इनके साथ रहा जाए और मतलब चीज़ें करी जाए, लिंगर ऑन करें, इससे अच्छा था मूव ऑन करें। बहुत समझदार लेडी थी, बट अब वो अपना हक भी नहीं छोड़ना चाहती। हक छोड़ेंगी भी क्यों, क्योंकि गलती तो सामने वाले की है, अफेयर सामने वाले का चल रहा है। अब सामने वाला इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वो नहीं आना चाहती थी हमारे पास, वो चाहती थी कि म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए, लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स हुआ नहीं, उनको कॉन्टेस्ट करना पड़ा। तब वो हमारे पास आई और हमें सारी स्टोरी बताई, तो हमने कहा ठीक है। तो हमें 3-3.5 महीने लगे केस क्रैक करने को, उनका मेथड जो एक समझने को कि कैसे ये लड़कियों को हायर करते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरीके से बाहर जाते हैं, बाहर जा कर के क्या क्या करते हैं। तो वो सारा हमने एक प्लान किया, होमवर्क किया, क्लाइंट के साथ बैठ के ही हमने किया, और उस तरीके से हमने उसको क्रैक किया और सारा हमने पता किया और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई, वीडियो थोड़ा निकाले। डिटेल में आप बताओ इस केस के बारे मतलब में। उसमें ये था कि वो कॉल गर्ल्स के पास भी जा रहे थे, और आजकल जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कल्चर चल रहा है, उनका वो भी सिस्टम था कि टिंडर पे अकाउंट बनाया हुआ उन्होंने, और लड़कियां 16-16, 18-18 साल की मिलती हैं वहाँ पे, वो पैसा उनको ऑफ़र करते हैं और लड़कियों को बुला लेते हैं। तो इस तरीके के केसेस चल रहे थे। तो हमने जब ये मेथड हमें समझ आ गया उनका कि भाई ये इस तरीके से उनका चल रहा है, तो फिर हमने एक लेडी इन्वेस्टिगेटर का अकाउंट बनाया उस पे, टिंडर पे। तो टिंडर पे गाइस ध्यान रखिएगा, जो लोग टिंडर में जाके लड़कियां ढूंढते हैं, वहाँ पे डिटेक्टिव्स भी अवेलेबल हैं। नहीं बिल्कुल, हमारे मतलब जो हमारे फील्ड एजेंट्स हैं उनके अकाउंट बने होते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमने बनाया, उनका टेस्ट भी पता चल गया कि कितनी एज की लड़कियां इनको पसंद है, किस तरीके की लड़कियां पसंद है, 0 फिगर वाली पसंद है या कैसे है। तो उस तरीके से हमने अपनी लेडी इन्वेस्टिगेटर को प्लांट किया वहाँ पे। तो उस पे बहुत देर लगी, क्योंकि उस पे क्या होता है, टिंडर पे ऐसे आप सर्च नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो उसमें सामने वाला आपको स्वाइप करता है राइट, तभी आप उनके कांटेक्ट में आ पाते हो। तो 10-15 दिन लगे पहले हमें। हम मतलब हमारी जो लेडी इन्वेस्टिगेटर थी वो डेली टिंडर पे बैठ के देख रही होती थी अपना प्रोफाइल दिख जाए, हाँ इनका प्रोफाइल दिख जाए, इनका प्रोफाइल दिख जाए। तो फिर 10-12 दिन के बाद उनको प्रोफाइल दिखा, उन्होंने राइट स्वाइप किया, उन्होंने आगे मेंबरशिप ली हुई थी। अब मेंबरशिप लेने का फ़ायदा ये होता है उनको, लड़के लोगों को, कि उनको पता चल जाता है कि उनको राइट स्वाइप किसने किया है, लाइक किसने किया है। तो वो फटाफट आकर के उसको कर सकते हैं चैट। मतलब उनको पहले राइट स्वाइप करेंगे, मैच मिलेगा, फिर वो चैट कर सकते हैं। तो वो हम कामयाब हुए उसके अंदर। वहाँ से फिर बातचीत चली, तो बातचीत चल के तो लड़की ने यही दिखाया कि भाई मैं कोई सीरियस अफेयर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हमें उनका टेस्ट पता था कि अगर सीरियस बोलेंगे तो बात खराब होगी, तो ये कट लेगा, है ना। तो हमने, हमारी लेडी इन्वेस्टिगेटर ने बोला कि भाई मैं तो मॉडलिंग करती हूँ और मेरे छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट होते हैं, मेरे को तो टाइम पास के लिए कोई एक अच्छा इंसान चाहिए जिसके साथ मैं वही फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सिस्टम बना सकूं, थोड़ा बहुत खर्चा निकल सके, दैट्स ऑल। तो इन्होंने बुला लिया 5 स्टार होटल में एक दिन उसको, ठीक है। और हमें पता था, तो हमने अपनी टीम लगा दी वहाँ पे और रेड हैंडेड उसको पकड़ लिया। The wife was also there? हाँ, वाइफ को लेके गए, वाइफ को लेके गए और उनके वकील को भी लेके गए, उनके पेरेंट्स को भी लेके गए, उनको सबको बुलाया वहाँ पे। कौन सी एज ग्रुप के थे ये लोग? जो हस्बैंड था वो करीब 42 साल का था, और बीवी की एज 2-3 साल कम होगी, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, पता नहीं डिवोर्स हुआ या नहीं, लेकिन मैंने केस खत्म कर दिया, मेरी तरफ से केस खत्म हो गया। तो इस तरीके के केसेस बहुत आते हैं। आपको कोई गिल्ट फील नहीं होता कि ऐसे रेड हैंडेड पकड़वा देना,
मतलब पता चल जाए लड़की को कि जो पति है उसका अफेयर है, या पति को पता चल जाए उसका, आपको कभी गिल्ट नहीं आता इस बात का? मतलब हम थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया? नहीं, क्या पता अगर ये सब इन्वेस्टिगेशन ना हुई होती तो शायद उनका जो रिलेशन है बच जाता। नहीं, कैसे बचता? अगर बचा होता तो वो लेडी जो क्लाइंट थी हमारे पास नहीं आती। वो अगर वो हमारे पास आ गई तो रिलेशनशिप तो ख़त्म ही हो गया ना। जो हमारे पास आता है वो उसका लास्ट रिजॉर्ट हम होते हैं। उसको भाई वकील के पास कब जाते हो आप? जब पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, आप पहले सेटल डाउन करने की कोशिश करते हो, सेटल नहीं होता, तब आपको लगता है कि ठीक है भाई कोर्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। तो जब कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में केस चला गया, आपको प्रूफ्स की ज़रूरत है। प्रूफ कौन ला के देगा? या तो आपके दोस्त ला के देंगे या फिर डिटेक्टिव को आप हायर करोगे। इनको आप हायर कर सकते हैं गाइस, इनको आप हायर कर सकते हैं। मतलब किसी को भी, हमारी एक एसोसिएशन है APDI करके, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया। तो APDI It has nothing to do with government, right? It's a private agency. ये प्राइवेट एजेंसी है, हाँ, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको कोई भी हायर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही बता रहा था, जरूरी नहीं है कि लोग मेरे पास ही आए आपका पॉडकास्ट देख के, किसी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डिटेक्टिव हायर करना है तो उसको थोड़ी सी जांच तो डिटेक्टिव की भी करनी पड़ेगी, कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि आजकल धोखेबाजी भी बहुत चल रही है। हर कोई अपने आप को डिटेक्टिव बुला ले, क्योंकि इसके लिए कोई पढ़ाई थोड़ी ना, इसके लिए कोई एजेंसी थोड़ी ना कि आपने पढ़ा हो आप सर्टिफाइड हो, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। हाँ, तो इसके लिए हमारी एसोसिएशन है जो सर्टिफाइड करती है। अच्छा। जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, सब चीजें होती हैं। तो APDI का मेंबर है पर्सन तो उसको केस दिया जा सकता है। इंडिया में बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं और एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो अगर पर्सन उसका भी मेंबर है तो एक और लेयर होगी सिक्योरिटी की, और अच्छा काम कर पाएगा। सही एजेंसी है, सही एजेंसी है। ऐसे ही एक सर्टिफिकेशन होता है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर, अमेरिका में है। अच्छा। जिसका मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो वो सर्टिफाइड करती है और उसकी भी सर्टिफिकेशन है, तो वो एक लेयर और आपको अच्छी मिल गई। तो इस तरीके से कभी किसी डिटेक्टिव को हायर करना हो तो थोड़ा सा उसके बारे में जांच परख लेना चाहिए कि ये कितना पुराना है, हिस्ट्री क्या है। कम से कम इंडिया में APDI का मेंबर होना जरूरी है। अच्छा। अगर मेंबर है तो उसको आंख बंद करके काम दिया जा सकता है, अगर मेंबर नहीं है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको काम देना है। आपने मुझे भी बताया कि आप इंटरनेशनल एजेंसीज के भी मेंबर हैं, और सारा आपने बताया अभी कोई ऐसे केसेस जो आपने गवर्नमेंट के या मिनिस्ट्री के की हो, जो रॉ या IB ना कर सकती हो और आपकी एजेंसी को मिला हो, ऐसा भी कोई केसेस हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रॉ या IB नहीं कर सकती है। नहीं कर नहीं सकती तो मे बी इन्वॉल्वमेंट उनकी ना रखी जाए। इन्वॉल्वमेंट देखिए रॉ के पास बहुत अच्छे एजेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट उनके ऊपर पैसा भी अच्छा खर्च करती है। एक सीक्रेट फंड होता है जो उनके ऊपर खर्च किया जाता है, उनको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जाता है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम भी है, तो वहाँ से भी लोग निकलते हैं। आप लोगों को कभी ऐसा मौका मिला है एजेंसीज के थ्रू या मिनिस्ट्री हम काम तो या पुलिस, दिल्ली पुलिस के जरिए आपने कोई ऐसे केसेस हैंडल किए हो? नहीं, मैंने जैसे आपको बेंगलोर वाला केस बताया, वो ऐसा ही केस था। वो ऐसा ही केस था। तो जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है, अगर किसी एजेंसी को लगता है कि हमारी ज़रूरत है तो वहाँ पे हम काम करते हैं। लेकिन अगर पर्सनली आप देखो तो अभी पिछले 3-4 महीने में मैंने 22-23 IPS के लिए काम किया होगा पर्सनली। उनके पर्सनल केसेस जो उनके मान लो बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, या उनका खुद का मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रखा है, तो वहाँ पे कोई उनको मतलब इंटेल की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम उनके लिए काम करते हैं बेसिकली। कभी आपने पुलिस की हेल्प करी है जैसे ड्रग्स केसेस में? जिस तरीके से ड्रग्स दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, जी, और कि आइडेंटिफाई करना कि कौन कहाँ का माफिया है, कौन जिस तरीके से नीग्रोज आके, ऐसा कुछ कभी किया है आपने? दिल्ली में नीग्रोज काफ़ी सेटल हो गए हैं जगह जगह कि वो कहाँ से आते हैं, उसकी सप्लाई कहाँ से है। तो पुलिस ये अपना काम कर रही है, जी। बट उनको एजेंट्स हो सकता है चाहिए होते हो जो जाके वहाँ पे मांगे उस चीज़ को और उस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। ऐसा हुआ है कभी? पर्सनली तो ऐसे केस कोई है नहीं हमारे पास। अच्छा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जैसे उत्तम नगर एरिया है, वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं, अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं, काफ़ी रहते हैं और इस तरीके की चीज़ों में हैं। मालिवा नगर, इधर खिड़की, साउथ दिल्ली में भी कुछ लोग रहते हैं। तो लेकिन हम सुनते हैं कि पुलिस उनके ऊपर काम करती भी है, उनको डिपोर्ट भी करती है। मिसिंग केसेस भी बहुत होते हैं,
बच्चे गुम जाते हैं और कई बारी महिलाएं भाग जाती हैं अपने पति को छोड़ के ही। इस तरीके के कोई केसेस आपके पास आते हैं या आपने कोई क्रैक किया हो, सॉल्व किया हो इस चीज़ को? तो हमारे पास जब भी कोई मिसिंग पर्सन, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं केसेस। एक किसी की मानसिक स्थिति ख़राब है तो वो घर से चला गया, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो इस वजह से मिसिंग हो गया वो, तो वो केसेस आते हैं। और दूसरा कोई किडनैप हो गया, वो आते। कुछ लोग अपनी मर्जी से चले जाते हैं, जैसे आपने बोला कि पति से तंग है लड़की तो भाग जाती हैं, चली आजकल मैंने गई, देखा या है, बहुत होता है ऐसा। कोई यंग एज में लड़की है, वो प्यार में आ गई किसी लड़के के के उसको साथ पता है भाग कि शादी नहीं हो सकती, कराएंगे नहीं शादी, तो वो इसलिए चली गई। तो इस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं। जनरली पुलिस के पास रजिस्टर्ड होते हैं पहले केस। पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है, मतलब करती है, वो अपने तरीके से काम करती है, बट इसमें क्योंकि एज पर अगर आप 18 साल के होगे तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो। हाँ, अब इसमें कई बार ऐसे होता है कि पुलिस ने उनका मोबाइल ट्रेस किया और कॉल लग गई, लड़की को कॉल किया पुलिस ने कि भाई हम फलां फलां थाने से बोल रहे हैं और आपके माता पिता आए हुए हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है, तो आप कहाँ हैं बताओ। तो लड़की कहती है भाई मैं तो अपने घर से गई हूँ, मेरे माता पिता मुझे तंग करते थे और इसलिए मैं खुद से गई हूँ, तो आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं यहाँ पे भी हूँ, सुखी हूँ, मेरे को कोई किडनैप नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं 18 साल से ऊपर हूँ, बालिग हूँ, तो मैं अपना जा सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरे को तंग मत करो आप। पुलिस वहाँ पे केस बंद कर देती, पुलिस का काम खत्म हो गया, ठीक है। Then people approach you. तो लोग मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको ढूंढते हैं अपने तरीके से, ठीक है, ढूंढ के उनको बता देते हैं। तो ऐसे एक केस हुआ था हमारे साथ, तो हमने लड़की को ढूंढा, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स से गलती क्या हो गई कि मेरे सामने उन्होंने बोल दिया कि हम लड़की को मार देंगे, ठीक है, मेरे सामने बैठे हुए हैं माता पिता। Was it कोई डिफरेंट कास्ट से शादी कर ली हो या कुछ ऐसा? क्योंकि जनरली ऐसे केसेस में यही होता है। हाँ, ऐसी था। तो मुझे लगा कि मैं अगर लड़की के बारे में इनको बता दूंगा तो कल को उसकी जान भी जा सकती है। केस सॉल्व हो चुका था। अब मैंने उनको बोला कि भाई देखो ऐसा है कि मैं आपको उसका एड्रेस नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपकी बात करा दूंगा, क्योंकि मुझे अपना केस भी क्लोज करना है। सही बात है, मैं बात करा दूंगा, आप बात कर लो। अगर वो अपने आप आने को माने आपके पास तो वो अपने आप आएगी, लेकिन हम उसको मजबूर नहीं करेंगे आने के लिए, और ना मैं आपको एड्रेस दूंगा उनका। तो मैंने अपने नंबर से उसको कॉल मिलाया, क्योंकि मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने उसको समझा दिया था कि बेटा मैं फलाना फलाना बंदा हूँ और इस तरीके से हम आपको ढूंढ रहे थे, आपके माता पिता बहुत परेशान है, तो आप एक बार बात कर लो उनसे। तो मैंने अपने फ़ोन से उनकी बात करा दी, ठीक है, उनको तसल्ली करा दी कि भाई देखो आपकी बेटी सुरक्षित है, यहाँ पे भी है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कई केसेस में इस तरीके से भी हो जाता है। तो इस तरीके से मिसिंग पर्सन हम कई बार आपकी लाइफ भी इसमें थ्रेटन रहती होगी, हाई रिस्क रहता होगा, आपको भी डर लग जाता होगा, मतलब डर तो नहीं बट थ्रेटनिंग हो सकता है ये सब चीज़ें आपके लिए भी? क्योंकि जो भी हम जब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन हम जितनी भी करते हैं वो सारी पर्दे के पीछे रह के करते हैं। कभी सामने वाले को पता नहीं होता जब तक हम नहीं बताते उसको कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे हमें लगता है कि हम ओपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे इस केस में, जो मिसिंग वाले केस में, हमने उनको अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सो एंड सो है, और क्योंकि आपको उस लड़की की चिंता भी थी। हाँ, तो मैंने उसको वही समझाया कि बेटा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, अगर तुमने बाकी शादी की है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे घर वालों को एड्रेस भी नहीं बताऊंगा, जबकि मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है, बट मैं दूंगा नहीं। बट उन्होंने पाला पोसा है, तुम्हें मतलब बड़ा किया है, तो उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज बनता है, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने बारे में उनको सही सही इंफॉर्मेशन दो, ठीक है ना। मैं बात कराऊंगा तो बात जरूर कर लेना उनसे, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही सही चीज़ें करें, और उसमें हमें डरने की ज़रूरत है नहीं है। और हम कभी ऐसा हुआ नहीं कभी किसी ने थ्रेट किया हो या कुछ किया हो, हमने रिपोर्ट दे दी, हम निकल गए वहाँ से, और हमने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा काम ख़त्म हो गया, हम दूसरे केस पे लग गए। बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं आप बता रहे हो इंडिया में, बट इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी हमेशा से रही है। यूएस डिटेक्टिव एजेंसीज को देखा जाए और हमारी इंडिया की डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, क्या फ़र्क होगा इनमें? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कुछ करती नहीं है। अच्छा, वो नहीं करती? वो नहीं कुछ करती। उसका कारण क्या है कि यूएस के अंदर लॉ है, ठीक है, तो वो लॉ से बंधे हुए हैं, वो किसी के घर पे के सामने खड़े भी नहीं रह सकते। अच्छा, ठीक है। और हम यहाँ पे इंडियन क्या करते हैं, जुगाड़बाजी से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं।
तो वो कुछ नहीं करते। अब मैं अमेरिका में जाता हूँ, मेरे कई काम होते हैं, कई केसेस होते हैं, प्री मैट्रिमोनियल पता करना होता है। अच्छा, मतलब लोग यूएस भी भेज देते हैं आप लोगों को? हाँ, मैं बहुत बार गया हूँ यूएस, कनाडा गया हूँ, करीब 20 से 25 कंट्री प्री मैरिटल चेक। हाँ, मतलब अलग अलग केसेस जो भी जरूरत हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ हंसी मजाक में मैं पूछ रही हूँ कि जैसे लोग जो बॉयज होते हैं वो बैंकॉक थाईलैंड बहुत जाते हैं, तो बीवी ने आपको साथ ही भेज दी हो? तो मैं अभी तक 19 बार थाईलैंड गया हूँ। क्या बात है। ठीक है। और कभी भी मैं अपने खर्चे पे नहीं गया, मैं हमेशा कंपनी मतलब क्लाइंट के खर्चे पे गया हूँ। और कभी भी मैं खुद घूमने नहीं गया वहाँ पे। तो मतलब लड़कियां हायर करती हैं? हाँ, जब उनके हस्बैंड बैंकॉक जाते हैं। यस, बॉयफ्रेंड जाते हैं, पति जाते हैं। इवन एक केस में तो मैंने 2 बच्चे आए थे मेरे पास, उनके फादर गए हुए थे, वो उनके लिए हायर किया मेरे को। मतलब बच्चे भी हायर कर मतलब लेते हैं? उनकी एज होगी कि 18-20 साल। तो उन्होंने कहा पापा भाई थाईलैंड जाते हैं, तो क्या करते हैं हम जानना चाहते हैं। तो वो भी हमने देखा, मतलब तो इस तरीके से मैं 19 बार जाके आ चुका हूँ थाईलैंड में। और अभी मतलब तो काउंटिंग जारी है। जिन बीवियों के हस्बैंड बैंकॉक थाईलैंड जा रहे हैं वो इन्हें कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। दैट्स मतलब मैं ये सोच रही हूँ, बट भेजना ही क्यों? मतलब पता ही है बैंकॉक थाईलैंड जा रहा है कोई, तो नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार बीवी को डाउट होता है। थाईलैंड के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि वहाँ पे लोग, मैं तो अभी गर्ल्स ट्रिप में होकर आई हूँ। हाँ, तो लोग आप अगर थाईलैंड गए हैं, आप हो सकता है फुकेट भी गए हों, आप पात्या भी गए हों, तो वहाँ पे घूमने वाली बहुत जगह है। वहाँ पे सफारी है, वर्ल्ड सफारी है, हम सारा घूम के आए अभी, और हम गर्ल्स ट्रिप में गए। आफ्टर मैरिज, आफ्टर किड्स, वी वेंट फॉर अ गर्ल्स ट्रिप। जी। सब हैरान थे कि लोगों के पति जाते हैं, यहाँ पे गर्ल्स नहीं है। तो वहाँ पे बैंकॉक में देखने को बहुत कुछ है, फुकेट में बहुत कुछ है, इतनी सुंदर जगहें हैं वहाँ पर। कराबी गए नहीं होंगे आप? तो कभी कराबी का अकेले प्रोग्राम बनाना, अकेले मतलब सिर्फ कराबी का अपने गैंग के साथ। हाँ, तो वो आपको ऐसा जगह मिलेगी जो बिल्कुल आपको यूरोप लगेगा कि यूरोप में आ गए आप। तो बहुत शांत है वहाँ पे सारे जितने। हाँ, मतलब मुझे तो इतनी सेफ लगी कि मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को भी लेके जाऊंगी, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ प्लेसेस ओवर देयर जो बच्चों के लिए भी बनी हुई हैं। बिल्कुल, वहाँ पे वाटर गेम्स बहुत हैं, वहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारा कुछ देखने को है। जू है, वाटर गेम्स है, ड्रीम आइलैंड बने हुए हैं, बहुत सुंदर बना हुआ है जी। तो जिस नजर से देखोगे उसी नजर से आपको नजर आएगा। तो जो लड़के वो सारे जब 17, 18, 19 बारी जो गए हैं, 19 बारी जो वापस आए, तो वो फैमिली सेटल रही है, सबके डाइवोर्स हो गए? नहीं, सब नहीं। तो कुछ केसेस ऐसे भी देखे कि हमने बहुत देखने की कोशिश की कि इनका कुछ ना कुछ निकल जाए, कुछ ना कुछ निकल जाए, नहीं निकला कुछ। वो घूम फिर के आए, अपना इधर उधर गए, घूमे, ठीक है, मसाज कराई, ये क्या, तो वो कुछ नहीं निकला उनका। तो ऐसे बड़े किस्से हैं, मतलब बहुत केसेस। और मुझे नहीं लगता कि हम एक पॉडकास्ट में इसको खत्म भी करना चाहेंगे। बट मैं एक चीज जाने से पहले आपसे 1-2 चीजें और पूछना चाहूंगी। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इमोशनल सेटबैक, फिजिकल सेटबैक्स आती है, ये किन रीजंस की वजह से आती है? क्योंकि आपने बहुत केसेस स्टडीज कर ली हैं। मैंने अभी एक बुक लिखी है, अभी पब्लिश नहीं हुई है। ओके। तो उसमें मैंने 3 रीज़न दिए हैं, शादी करने के और शादी निभाने के, और फिर टूटने के भी। टूटने के, वो तीनों में ही सारा कुछ आ जाता है। मतलब मेरी जो 25-30 साल का जर्नी रही मेरी मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, इन्वेस्टिगेशंस को लेकर के, तो उसमें मैंने ये समझा है कि अगर 2 लोगों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट इज utmost important। म्यूचुअल रिस्पेक्ट माँ है, प्यार उसका बेटा है। सही बात है। तो अगर माँ दोनों के बीच में है तो बेटा हो सकता है। सही बात। अगर माँ ही नहीं है तो बेटा कैसे होगा? तो प्यार नहीं हो सकता। 2 लोगों के बीच में अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो प्यार पैदा नहीं हो सकता उनके बीच में। तो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये एंड तक रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर 2 लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, समटाइम 2 लोग अलग अलग भाषाएं जानते हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग रंग रूप के होते हैं, अलग अलग खाना पीना होता है, सब चीज़ें अलग होती है, बट अंडरस्टैंडिंग अगर एक जैसी हो उनकी, एक साथ तो अच्छी हो। सक्सेसफुल मैरिज का जो एक एजेंडा है वो रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट। तो कंपैटिबिलिटी 3 टाइप की होती है, सोशल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी। तो अगर ये कंपैटिबिलिटी है
और ये 3 चीज़ें हैं तो मुझे लगता है शादी बहुत अच्छी चल सकती है। और जब कपल इन चीज़ों को भूलने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग खत्म होने लगती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, कंपैटिबिलिटी खत्म होने लगती है, तो शादी फिर टूटने लगती है। टूटने लग जाती है। तो अभी ये केसेस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, जी, जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डाइवोर्स केसेस जी, सब जी, बढ़ते जी। जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने हमें आज दी है कि जिससे पता चलता है कि रिलेशनशिप चलना भी कैसे चाहिए। जी, जी। सो विच इज़ ग्रेट। और इनकी एक बुक आ रही है, बुक का नाम शादी से पहले जांच है जरूरी। ओह, शादी से पहले जांच है जरूरी। जी। शिक्षक है और इनकी बुक आ रही है, आई एम श्योर सबको रीड करनी चाहिए। बिल्कुल। और जाने से पहले एक दो बच्चों के लिए एक दो चीज़ें कि डिटेक्टिव बना कैसे जा सकता है और कौन लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजेंसीज के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो 3 टाइप के हमारे जो एसोसिएट्स होते हैं। एक होते हैं जो फुल टाइम हमारे साथ काम करते हैं, जो फुल टाइम इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। दूसरे वो जो अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, जस्ट एसोसिएट होना चाहते हैं, तो वो एज अ एसोसिएट या इंटेलिजेंस पार्टनर के तौर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा वो हमारे सोर्स बन सकते हैं। जैसे आईबी और रॉ के सोर्स होते हैं, तो उस तरीके से हमारे भी सोर्स होते हैं। तो जो आपके जो एजेंट्स और जो सोर्स होते हैं वो महिलाएं भी होती हैं और जेंट्स भी दोनों होते हैं। दोनों हो सकते हैं। महिलाओं का तो बहुत बड़ा रोल रहता होगा। जो फुल टाइम जुड़ना चाहते हैं उनके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, और उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि ये मतलब फील्ड किसी के लिए भी ओपन है, कोई दिक्कत तो इट इज ऑल ओपन। ऐसा कोई नहीं है कि आप 12th पास होने चाहिए, ग्रेजुएट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 5th पास भी है वो भी आ सकता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। टेक्नोलॉजी लवर होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अगर थोड़ी बहुत ही आती है तो अच्छा है, लेकिन भाषा का ये है कि हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो मतलब अच्छा रहता है, ताकि समझने में चीज़ों को आसानी हो सके। क्योंकि अगर हमें सही तरीके से हम समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कर भी नहीं पाएंगे उसको। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा राहुल जी आपसे बात करके। एंड आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी डिस्कस करने के लिए इनके एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि एक पॉडकास्ट कम पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर आपसे मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हमें सचेत रहना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को आगे लेना चाहिए। हमने अभी साइबर क्राइम के ऊपर बात नहीं की, अगर अगली बार करेंगे तो हम साइबर क्राइम पे अब आपने साइबर क्राइम के लिए बोला है तो 2-4 चीजें आप हमें बताते जाओ कि साइबर फ्रॉड कैसे पकड़ा जा सकता है। साइबर फ्रॉड क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट फ्रॉड है व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। पकड़ने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है बेसिकली। बचना कैसे है, आप फंसते कैसे हो? अपनी लापरवाही से, अपने लालच में और डर में। अगर 3 चीजें आप नहीं करोगे, आप लापरवाही नहीं करोगे, आप लालच नहीं करोगे, आप डरोगे नहीं, तो आपको कोई नहीं फंसा सकता। आजकल मैंने ये भी देखा है कि कुछ महिलाएं और कुछ उन्होंने ऐसे एप्स बनाई होती हैं कि वो ओल्ड एज को भी वीडियो कॉल्स करके फिर उनकी फोटो खींच ली जाती है और उनको मिसयूज करने के लिए धमकी दी जाती है पैसे के चक्कर में। ये पहला ऐसे आप पकड़ते हैं ऐसे लोगों को? हाँ जी, तो पहला ये लापरवाही में आता है। लापरवाही में इसलिए आता है कि किसी के पास मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ या अपने घर पे बैठा हूँ, मेरे पास वीडियो कॉल आया, तो मुझे देखना चाहिए कि ये किसका वीडियो कॉल है और मैं क्यों उठाऊंगी। तो वीडियो कॉल जनरली नहीं उठाना चाहिए जब तक किसी बंदे का नंबर आपके पास सेव नहीं है, क्योंकि आपको अनजान आदमी वीडियो कॉल क्यों करेगा पहली बात, और आप उसको इजाजत क्यों दोगे कि आपको वीडियो कॉल करेगा। ठीक है, तो वीडियो कॉल आपको लापरवाही में नहीं उठाना चाहिए। जनरली लोग सबसे पहले वीडियो कॉल लापरवाही में उठाते हैं और फिर लड़की देखती है तो 2-4 बार वो लालच आ जाता है। फिर लालच जो दूसरा पॉइंट है वो लालच आ जाता है कि लड़की, और वो न्यूड होती है लड़की। ठीक है, आदमी इधर बैठा है, न्यूड लड़की होती है, वो लालच में आ जाता है कि चलो देख लेता हूँ मैं। सही बात। तो जैसे ही उसने ये सोचा, जैसे उसके दिमाग में लालच आया, वो खत्म। ठीक है। और तीसरा, जब वो लालच में आ गया, चलो पहले लापरवाही दिखाई उसने, वहां फंसा, फोन उठा लिया, फिर उसने लड़की को देख करके लालच में आ गया। फिर तीसरा, जब उसकी वीडियो बन गई, चाहे वो उसने खुद कुछ नहीं किया, सामने वाला बना तो सामने वाले ने बना लिया। हाँ, तो फिर वो ब्लैकमेल करेंगे उसको। अब ब्लैकमेल करेंगे तो सामने वाला बंदा डर गया, तो फिर गया। तो इसलिए डरना नहीं है। अगर आपने 2 क्रॉस कर लिए, ठीक है, तो डरना नहीं है, फिर खुल के बोलो। आप उसको बोलो कि ठीक है भाई, तूने जो ये वीडियो बनाई है ये सही नहीं बनाई है, तू दोबारा कॉल कर, दोबारा बना, फिर मैं देखता हूँ तेरे को पैसे देने या नहीं देने। ठीक है। अभी एक और चीज चल रही है, क्योंकि आप वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस बात को, इस डिस्कशन को खत्म होने से पहले एक नई डिस्कशन शुरू हो गई हमारी। महाकुंभ में आपने देखा कि किस तरीके से जो महिलाएं नहा रही हैं, उनकी फोटोज और वीडियोस किस तरीके से सेल आउट की जा रही हैं।
जी वो भी साइबर क्राइम का पार्ट है। बिल्कुल है। तो आप उन लोगों पहली को बात पकड़ तो सकते हैं? पकड़ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी की वीडियो आप उसकी मर्जी के बिना बना नहीं सकते इस तरीके हाँ। से। फिर एक पवित्र जगह पे आप गए हो, ठीक है, और वहाँ पे आप वीडियो इस तरीके से क्या बना रहे हो, फिर मानसिकता है आप लोगों की। उसको डाल रहे हो अपने चैनल पे, तो मुझे लगता है कि एजेंसीज को एक्टिव होना चाहिए इसके लिए, और उनके प्रोफाइल जिन्होंने भी ये डाली है वीडियो किसी की भी, तो उसको ब्लॉक करना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में जो जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या जितने भी सोशल मीडिया वो है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। राहुल जी, जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन जी। आपकी फैमिली, आपकी शादी कैसी चल रही है? तो मैं सिंगल हूँ अभी। क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सिंगल है, इन्होंने इतने केसेस देख लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, और इतनी सिचुएशंस देख ली कि इन्होंने सोचा सिंगल रहना ही बेहतर है, राइट? मैंने खुद से ये फैसला नहीं लिया, ये मेरी मजबूरी है, ये क्योंकि कभी ऐसा कोई पार्टनर मिला नहीं जिससे शादी करने का मन में ख्याल आए। मतलब ओके, जो ये 3 पैरामीटर है, तो 3 पैरामीटर, मैं कोई सलमान खान तो हूँ नहीं कि लड़कियां मेरे पीछे पड़ेंगी, तो लेकिन जब भी कोई ऐसी लड़की मिली 3 पैरामीटर देखने की कोशिश की, तो वो तो पूरे नहीं हो फिट पाए, नहीं आए, इसलिए शादियां भी अब कम हो रही हैं। जी जी जी, और डाइवोर्स रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी। Thank you जी। आई विश कि आपको कोई लाइफ पार्टनर मिले और आप उसके साथ रहें, शादी हो या ना हो, लाइफ अच्छी जीनी जरूरी जी है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप इनका इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब पे नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आई एम श्योर ही विल ऑल्सो आंसर दोज क्वेश्चंस। और जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।